हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पार्ट नंबर 3। सो पहले दो वीडियोस को जरूर आपने गो थ्रू कर लेना है एंड एक स्पेशल वीडियो रहेगी रिलेटेड टू एनआरएलएम एंड एनयूएलएम। उनके क्वेश्चंस रिलेटेड कुछ एक इश्यूज थे। सब्जेक्ट जो था काफी ब्रॉड मैनर में हमने कंसिडर कर लिया था, बट नाउ विल बी क्रिएटिंग अ न्यू वीडियो फॉर बोथ ऑफ दोज स्कीम डीएवाई एनआरएलएम एंड एनयूएलएम के लिए। दैट विल बी पार्ट नंबर 4, राइट। राइट नाउ वी आर गोइंग टू विद द पार्ट नंबर 3, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं बाकी सब स्कीम से रिलेटेड। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें और पिछली दो वीडियोस को जरूर गो थ्रू कर लेना। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ ऑल द वीडियो क्वेश्चंस, तो आपको जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, विच इज अवेलेबल एट द अबव लिंक, दैट इज irbf.info/app। तो वहां पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी और साथ के साथ पीडीएफ भी मिल जाएंगे। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। एंड इट सेज अ स्टूडेंट मिस प्रियंका गांधी has an education loan of rupees 8 lakh. Interest payments on this loan are eligible for deduction under section 80E of the Income Tax Act. Which of the following statements most accurately describe the conditions and limits for this tax deduction? The tax deduction is available for a maximum of rupees 1.5 lakh per year, including both principal and interest payments. देखो, कोई अपर लिमिट नहीं है रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप क्लेम कर सकते हो। जो 1.5 लाख लिमिट एसोसिएटेड है वो 80C के लिए होती है, 80E के लिए नहीं होती है। ठीक है। एंड साथ के साथ सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेस्ट कंपोनेंट रहेगा वो डिडक्टेबल रहेगा, प्रिंसिपल डिडक्टेबल नहीं रहता है। तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत, और ये पुरानी टैक्स रेजिम के हिसाब से है, राइट। ऑप्शन बी, द डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर द टोटल इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, राइट, विदाउट एनी अपर लिमिट ऑन द अमाउंट for a maximum period of 8 consecutive years. Absolutely true. सेक्शन 80E जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो अलाउ करता है कि डिडक्शन आप ले सकते हो इंटरेस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए नहीं, राइट। तो डिडक्शन अवेलेबल रहेगी पूरे के पूरे इंटरेस्ट अमाउंट के दौरान के लिए अवेलेबल रहेगी, कोई उसकी अपर सीलिंग नहीं है। एंड जो बेनिफिट रहेगा वो कंसेक्टिव 8 ईयर्स के लिए आप ले सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जहां पर लोनी जो है वो अपना इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर देता है, अंटिल पूरा का पूरा जब लोन आपका रीपे हो जाता है, इंटरेस्ट रीपे हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। Now, let's move toward the question number 31st. It's related to PMJJBY. A person enrolls in PMJJBY scheme for the first time in July 1st. As per the rules regarding the new entrants, for what type of claim is a lien or waiting period applicable, and what is the duration? तो लियन क्या एप्लीकेबल रहती है, क्या वेटिंग पीरियड एक तरह से कह सकते हो एप्लीकेबल है, उसके बारे में वी नीड टू आंसर फॉर द पीएमजेजेबीवाई। तो पीएमजेजेबीवाई के केस में 18 से 50 साल के जो पर्सन होते हैं वो एलिजिबल रहते हैं। एंड जो वेटिंग पीरियड होता है ना, दैट्स बेसिकली ऑफ 30 डेज, 30 दिन का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहता है। एंड वेटिंग पीरियड रहेगा अगर एक्सीडेंट के अलावा किसी तरीके से डेथ होती है उस पर्पज के लिए, राइट। अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होती है वो तो इवन डेट ऑफ एनरोलमेंट से स्टार्ट हो जाएगा। एंड ड्यूरेशन जिसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी, दैट इज ऑफ 30 डेज, दैट्स द वेटिंग पीरियड वी कैन से। So option 8 says the waiting period is applicable for claims arising ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, पहली चीज ऑप्शन ए को गलत। नो वेटिंग पीरियड इज एप्लीकेबल, तो वेटिंग पीरियड तो है 45 डेज का नहीं है, इट्स 30 डेज वेटिंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट इज एप्लीकेबल, ड्यूरिंग विच क्लेम्स ऑफ डेथ ड्यू टू any reasons other than the accident are not admissible. Absolutely true. Option D is absolutely true here. Now, question number 33. Mrs. निर्मला सीतारमन, थर्ड, ठीक है, सीधा 33rd पर आ रहा है, बीच में से क्वेश्चन स्किप होंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो मिसेस निर्मला सीतारमन एन एपीवाई सब्सक्राइबर passes away at the age of 65 after she had started receiving her pension. Her spouse Mr. Rajnath Singh is the default nominee. What are the financial entitlements available to Mr. Singh as the surviving spouse as per the scheme's payout rules? तो क्या क्या उनको मिलने वाला उसके बारे में हमने बताना है, राइट। तो यहाँ पर बताया गया कि सब्सक्राइबर है एपीवाई का जिनकी डेथ हो जाती है 65 की एज में। अब उनको तो पेंशन ऑलरेडी मिल रही थी क्योंकि 65 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई है। तो अब उनके स्पाउस को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, डेट वी नीड टू आंसर। तो रूल ये कहते हैं कि आफ्टर द सब्सक्राइबर्स डिमाइस जो स्पाउस होएगा, ठीक है, उनको सेम पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा, सेम पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा जैसे सब्सक्राइबर को मिलता था, जब तक स्पाउस की डेथ नहीं हो जाती। एंड जब दोनों की डेथ हो जाएगी तो सब्सक्राइबर एंड स्पाउस दोनों की डेथ होने के बाद जो नॉमिनी पर्सन होगा फिर उनको एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेगा, राइट। दे आर एंटाइटल्ड टू बेसिकली रिसीव द पेंशन वेल्थ के एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट उनको
मिल जाएगा जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया था टिल द एज ऑफ 60, राइट? दैट इज अ केस रिलेटेड टू एपीवाई. So Mr. Singh will receive a lump sum amount? No. The same monthly pension amount that Mrs. Sitaraman was receiving will be paid to Mr. Singh for his lifetime. Absolutely true. Option B is true. यानी कि इस तरह से रहता है. लेट्स से यहाँ पर है पर्सन जो कि है सब्सक्राइबर, एपीवाई के सब्सक्राइबर है ये, राइट? एंड लेट्स टेक द केस, यहाँ पर है अनदर पर्सन हु इज स्पाउस टू इट, राइट? जो कि उनके स्पाउस है. अब इसने पैसे पैसे पे करते रहे एंड अब इनकी 60 ईयर्स की एज यहाँ पर हो गई है, तो इनको अब आगे पेंशन मिलती रही, यहाँ पर इनको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो गई. अब यहाँ पर जाकर के इनका डिमाइज हो जाता है, तो अब क्या होएगा, इनको पेंशन नहीं मिलेगी. अब पेंशन जो है इनके स्पाउस को सेम पेंशन अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा. अब इनके चलती रही, ठीक है? जब इनका डिमाइज हो जाएगा तो तब तक इनको पेंशन मिल रही है लगातार. जब इनका डिमाइज हो जाएगा उसके बाद जो नॉमिनी सब्सक्राइबर ने डाला था, दोनों की डेथ के बाद जो नॉमिनी सब्सक्राइबर ने डाला था उनको एक लमसम अमाउंट पे कर दिया जाएगा. लमसम अमाउंट विल बी पेड टू द नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ, राइट? सो दैट्स द केस. सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. Now, let's move toward the question number 34, differential rate of interest. A public sector bank needs to meet its lending targets under the DRI scheme. Lending target रहता है 1% का रहता है, ठीक है? The guidelines specify a sub target for lending to a particular social category to ensure the inclusive growth. What is this specific sub target that the bank must achieve within its overall DRI lending portfolio? Overall target क्या रहता है? ओवरऑल टारगेट रहता है 40% का, ठीक है? ओवरऑल कितना टारगेट है? 40% का है कि आपने SC STs को कम से कम 40% लेंडिंग करनी है, यानी कि जितना आपने डीआर एडवांस किया उसमें से कम 40% आप SC ST को करेंगे, राइट? दैट्स द गाइडलाइन. तो वो गाइडलाइन रहती है. तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो कंसेशनल क्रेडिट के बेनिफिट हैं डीआर स्कीम के तहत, वो डिसएडवांटेज सेक्शंस को मिल पाए, आरबीआई ने ये कहा है कि बैंक्स के लिए रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, कि इस चीज को इंश्योर करे वो कि कम से कम 40% जो है टोटल एडवांसेस अंडर द डीआरआई वो SC ST पर्सन को जाए. सो अकॉर्डिंगली देखते हैं, यहाँ पर तो 50% है, 10%, सो हियर इज 40%. सो इट सेज not less than 40% of total DRI advances must be provided to the persons belonging to SCs and STs. So option C is the correct answer. Now it's about the question number 35. A general category beneficiary, Mr. Rahul Gandhi, right, sets up a service unit. वो एक सर्विस यूनिट को सेटअप कर रहे हैं अर्बन एरिया में अंडर द PMEGP विद अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ₹10 लाख. तो प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख की है और ये किस पर्पस के लिए है? ये बेसिकली सर्विस यूनिट है. दिस इज अ सर्विस यूनिट विच इज बीइंग सेट बिकॉज ये जरूरी है. और कौन से एरिया में है? अर्बन एरिया में है. ये भी जरूरी हो तो देखना PMEGP में, राइट? After the bank sanctions the loan, the subsidy amount, that is the margin money, is credited to his loan account. What is the rule regarding the lock-in period of this subsidy and when it is finally adjusted against the loan? तो क्या रूल है लॉक इन पीरियड से रिलेटेड और इसको फाइनली कब एडजस्ट किया जाएगा? डेट वी नीड टू आंसर. तो सबसे पहली चीज है कि रूरल, ये अर्बन एरिया में है, दिस इज रिलेटेड टू सम अर्बन एरिया और ये सर्विस से रिलेटेड है. तो इसके अकॉर्डिंग वी कैन चेक कि इनको सब्सिडी कितनी मिलेगी, वो भी हम बता सकते हैं, राइट? एंड रूल क्या कहता है? रूल लॉक इन पीरियड का कहता है कि जो मार्जिन मनी सब्सिडी है वो 3 साल से, यानी कि जब से उसे रिलीज किया गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी गई है, तो वो 3 साल के लिए कम से कम पड़ी रहेगी बैंक के पास. एंड इन 3 सालों के दौरान जो सब्सिडी है, जो मनी मार्जिन है, उसे TDR में या फिर SRF में रखा जाएगा. तो लेट्स से केस कि ये इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी गई है. हेयर इज अ केस कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है राहुल गांधी जी को मिल गई है. अब जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट दी जाएगी तो यहाँ पर ये सब्सिडी जो है वो क्रेडिट कर दी जाएगी. सब्सिडी विल बी क्रेडिटेड. एंड ये सब्सिडी कहाँ पर रखी जाएगी? आइदर इट विल बी इन द टर्म डिपॉजिट रिसीट अकाउंट और इसको एक SRF अकाउंट में, सब्सिडी रिजर्व फंड में इसको रखा जाएगा, राइट? दैट विल बी प्लेस्ड ओवर देयर. 3 साल के लिए यहाँ पर इसको रखा जाएगा. ये बेनिफिशियरी के नेम में होगी एंड कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा. कॉरस्पॉन्डिंग जो लोन का अमाउंट होगा वो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. लेट्स से अगर सब्सिडी मिली है 2 लाख की, राइट, एंड लोन दिया गया था 10 लाख का, तो 10 में से 8 लाख के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. 2 लाख का जो अमाउंट आ चुका है, जो TDR में पड़ा है या SRF में पड़ा, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. अब 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद एंड लेट्स से एक पॉजिटिव फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी ऑथराइज्ड थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा, राइट, या इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की द्वारा, जो सर्टिफाई करेगी कि यूनिट फंक्शनिंग कर रहा है एंड वो एलिजिबल है.
तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है एक मार्जिन मनी एडजस्टमेंट लेटर को इश्यू कर देगी, राइट। एंड सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद ही, एंड जब एक फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद ही जो अमाउंट है उसे एडजस्ट किया जाएगा टुवर्ड द लोन। तो उससे क्या होगा कि टोटल आउटस्टैंडिंग जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, राइट, जो कि टीडीआर या एसआरएफ अकाउंट में पड़ा था, डेट विल बी इट, राइट। अब इस केस में भी यही चीज है। लॉक इन पीरियड कितना है, कितने का रहेगा, 3 साल का रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट डेट, 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। सो द लॉक इन पीरियड इज फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए ये एसआरएफ अकाउंट में लॉक इन पीरियड बना रहेगा। एंड उसके बाद क्या रहेगा कि इस अमाउंट के स्पेसिफिक कोई इंटरेस्ट तो पहले भी नहीं पड़ रहा था, 3 साल के बाद एंड फर्दर एक पॉजिटिव आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की तरफ। पॉजिटिव फिजिकल वेरिफिकेशन इज टू बी डन, राइट। अगर ये चीज हो जाती है उसके बाद इसे एडजस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस को देखते हैं। द सब्सिडी इज लॉक्ड इन फॉर 1 ईयर, नो नॉट द केस। देयर इज नो लॉक इन पीरियड, नॉट द केस। द सब्सिडी इज केप्ट इन द टीडीआर or SFR for 3 years and is adjusted against the loan account only after this period provided until has performed the satisfactory। तो अगर satisfactory परफॉर्म कर रहा है यूनिट तो उस टाइम पीरियड के बाद उसको एडजस्ट किया जाए। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर, that is absolutely the correct answer। Now, the question number 36. It says a person covered under the PMSBY sustains an injury in a fall at home, right? Leading to a permanent and total disability. तो permanent and total disability हो गया। Insurance company repudiates the claim stating that the policy only cover accidents, कि ये तो सिर्फ accidents को cover करती है, वो नहीं दे रहे पैसे। How is this term accident defined in the master policy? Master policy में कैसे define किया गया है? एंड वुड दिस क्लेम बी एडमिसिबल, एंड क्या ये क्लेम जो होगा वो इस केस में एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, डेट वी नीड टू आंसर एज पर द PMSBY, राइट। तो ऑप्शंस है, एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज अ बॉडली इंजरी रिजल्टिंग फ्रॉम अ रोड रेल और एयर क्रैश ओनली, हेंस द क्लेम इज नॉट एडमिसिबल। देखो, PMSBY में एक्सीडेंट को डिफाइन किया है कुछ भी सडन अनफोर्सिन या फिर इनवॉलेंट्री अग्रीमेंट होता है जिससे एक्सटर्नल या फिर विजिबल मींस में या वायलेंट मींस में कोई चोट लगती है, तो डेफिनेटली वो एक्सीडेंट की डेफिनेशन में आता है। यानी कि अचानक से ही हुआ हो, आपको पता नहीं था होने वाला है, इनवॉलेंट्री की आपने जानबूझ करके नहीं किया है, एक्सटर्नल वायलेंट या किसी भी तरीके से हुआ, वो सब चीजें कवर्ड, राइट। तो इन केस पर्टिकुलरली अगर पर्सन घर पे गिर गया, वो एकदम से गिरा ना, उसको थोड़ा ना पता था गिरने वाला है, ना ही उसने जानबूझ के अपना को गिरा है, राइट। अब उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो गई है, तो यस इट इज अलाउड, इट इज कवर्ड, राइट। सो अगर इस सिनेरियो के हिसाब से भी देखें, जो पर्सन है वो घर में गिरा है, उनको एक ट्रू एक्सीडेंट कवर हुआ है, तो डिसेबिलिटी क्लेम जो है वो एडमिसिबल रहेगा, दैट मस्ट बी एडमिसिबल। सो ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं क्या रहेगा। ऑप्शन ए तो यहाँ पर नहीं है, बॉडी इंजरी, ये तो कवर नहीं है। द क्लेम इज एडमिसिबल एज एक्सीडेंट एज इज डिफाइंड एज सडन अनफॉर्सिन एंड इनवॉलंटरी event caused by external violent and visible means, absolutely correct। So this is a definition, this is a definition related to the accident as per the master policy of PMSBY, right? So option B is the correct answer. Now the next, it's related to SRMS, a cluster level federation, CLF, sorry, it's a question number 38 we are talking about। A beneficiary under the SRMS starts a small dairy unit with a project loan। तो एक बेनिफिशियरी है SRMS के अंदर, वो एक स्मॉल डेयरी यूनिट को स्टार्ट करता है विद अ प्रोजेक्ट लोन। द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर अ कैपिटल सब्सिडी, स्कीम में क्या है, एक कैपिटल सब्सिडी भी दी जा रही है इन केस ऑफ द SRMS, राइट। हाउ इज दिस सब्सिडी ट्रीटेड बाय द बैंक, बैंक इस सब्सिडी को किस तरह से ट्रीट करेगा, एंड व्हाट इज द बेनिफिशियरीज रीपेमेंट ऑब्लिगेशन फॉर द लोन, बेनिफिशियरी की रीपेमेंट ऑब्लिगेशन क्या रहने वाली है। देखो, एसआरएमएस स्कीम के तहत ना कैपिटल सब्सिडी, जिसको हम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी भी कह देते हैं, वो बेसिकली जो आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर है ना उसको दी जाती है, या फिर उनके डिपेंडेंट्स को दी जाती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। सब्सिडी जो रहेगी ना वो अपफ्रंट रहेगी, यानी कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट होते ही पे कर दी जाएगी, रेदर देन कि वो बैक एंड लिंक्ड रहेगी, ठीक है, वैसा नहीं है, ठीक है। तो एक मिनिमम लिमिट है कैपिटल सब्सिडी की पर बेनिफिशियरी के हिसाब से जो सेट की गई है, ठीक है। एंड वो स्टेप्ड रेट के हिसाब से, लाइक लेट्स से इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है एंड उसमें जो आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो 50% है, एंड एक फिक्स्ड बेस के बाद जो परसेंटेज ऑफ सब्सिडी है वो अलग है, उसके हिसाब से, राइट। सो उसके हिसाब से सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाती है फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। सो जो सब्सिडी रहती है ना वो अमाउंट के हिसाब से रहती है। लेट मी जस्ट गिव एन आइडिया। लेट्स से केस की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है
वो जा सकती है बेसिकली अप टू ₹15 लाख। ये 15 लाख तक की हो सकती है, और ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल्स के केस में, राइट? अगर मैं ग्रुप्स की बात करूँ, लाइक लेट्स से कोई ग्रुप है या एसएचजी है, कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो अमाउंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, दैट कैन बी गो इवन अप टू 50 लाख रुपीस। ग्रुप्स के लिए ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है ये 50 लाख तक का हो सकता है। लेकिन इंडिविजुअल शेयर और सब्सिडी जो होगा वो पर बेनिफिशियरी के हिसाब से होगा, एंड वो पर्टिकुलरली क्या होगा, लिमिटेड होएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटेड टू द इंडिविजुअल पार्ट, राइट? इंडिविजुअल के लिए बात करते हैं। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट है अप टू 5 लाख, सो इफ आई से इफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज अप टू 5 लाख रुपीज, अब इस केस में सब्सिडी क्या रहेगी? सब्सिडी रहेगी 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। 50% ऑफ पीसी जो है ये आपका सब्सिडी का अमाउंट हो गया, राइट? एंड इन केस अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है, इफ आई सिंपली से दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट इज ग्रेटर देन 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा है, राइट, एंड अप टू 15 लाख है, अप टू 15 लाख, उसके केस में सब्सिडी कितनी रहेगी? 2.5 लाख प्लस जो आपका अमाउंट ज्यादा है, रिमेनिंग अमाउंट ज्यादा ओवर ₹5 लाख, 25% उसका, 25% ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट। कितने अमाउंट से ऊपर? अबव 5 लाख। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मान लो किसी पर्सन का प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 8 लाख रुपीज का है ना, तो उसको कितनी सब्सिडी मिलेगी? उसको 2.5 लाख तो एक मिलेंगे 5 लाख तक के, प्लस उसको 5 लाख से ऊपर 3 लाख है, तो 3 लाख का 25% कैलकुलेट कर लो। सो 3 लाख इंटू 25%, यानी कि बन गया 75,000। सो वो 75,000 अलग से मिल जाएंगे। सो टोटल सब्सिडी कितनी मिल जाएगी? 2,50,000 प्लस 75,000, दैट इज इक्वल टू 3,25,000, यानी कि 3.25 लाख की सब्सिडी मिल जाएगी। क्लियर है ये चीज, राइट? ये चीज रहती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द रीपेमेंट, तो जहां पर तो प्रोजेक्ट है अप टू ₹5 लाख, यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 लाख तक की है, वहां पर टोटल रिपेमेंट रहेगा वो 5 साल तक का रहेगा। एंड अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी 5 लाख से ज्यादा है, तो रिपेमेंट पीरियड जो रहेगा वो 7 साल तक का रहेगा, इंक्लूडिंग द मॉरेटोरियम। मॉरेटोरियम जो है वो 6 महीने तक का हो सकता है, राइट, बिफोर द रिपेमेंट स्टार्ट्स। रिपेमेंट जब से आपकी प्रिंसिपल की स्टार्ट नहीं हो रही उससे पहले वो 6 आपका कितना हो सकता है? 6 महीने तक का हो सकता है। क्लियर है चीज? चलो अभी क्वेश्चन को देखते हैं। So beneficiaries under the SNMS starts a small dairy unit with a project loan. The scheme provides for a capital subsidy. How is this subsidy treated by the bank, and what is the beneficiary's repayment obligation? The subsidy is credited to the beneficiary's saving account. तो क्या ये जो सब्सिडी है ये बेनिफिशियरी के सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है? सब्सिडी लोन से लिंक्ड होती है एंड फ्री कैश कंपोनेंट की तरह नहीं मिलता है, तो ऑप्शन ए तो हो गया इनकरेक्ट। ऑप्शन बी, the subsidy is treated as margin money by the bank and the beneficiary has to repay the bank's loan portion along with the interest. देखो, ये जो आप कह रहे हो ना मार्जिन मनी की तरफ होता है, ये पीएमईजीपी के केस में होता है, नॉट इन द केस ऑफ एसआरएमएस। ऑप्शन सी, the subsidy is paid directly to the vendor supplying the dairy animals and the beneficiary does not need to take the bank loan. No, that's not the case. वो क्रेडिट लिंक्ड है, यानी कि बैंक लोन के साथ ही लिंक्ड रहेगी, प्राइमरी कंपोनेंट वही रहता है। ऑप्शन डी, the subsidy is back ended and is kept in interest free account. It is adjusted against the loan after 3 years lock in period, reducing the effective loan amount for the beneficiary. क्लियर है? एंड जो अमाउंट था सब्सिडी का वो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अमाउंट ऑफ सब्सिडी कितना रहता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चलो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 39th, दैट्स रिलेटेड टू पीएमजेडीवाई। कस्टमर अप्रोचेज अ बैंक, एक कस्टमर जो है वो बैंक को अप्रोच करते हैं सो एज टू ओपन अ स्मॉल अकाउंट बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। Which statement accurately describes the features and limitations of such an account as per the PMJDY guidelines? PMJDY guidelines के हिसाब से क्या limitations हैं और क्या features हैं उसके बारे में we need to answer. Options: a small account can be opened with just self-declaration, self-attested photograph and signature, and it remains operational for a lifetime without any restrictions. तो lifetime के लिए तो operational नहीं रहता है. Option B: these accounts are valid for 12 months. तो 12 महीने के लिए valid रहते हैं and have a balance limit of ₹50,000 and total credits cannot exceed ₹1 lakh in a year.
एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो, इंडिविजुअल जिनके पास ओवीडी यानी कि ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, वो एक स्मॉल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उनको जस्ट एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देनी होती है, सिग्नेचर लगाना होता है या थंब इम्प्रेशन, दैट्स इट, हो गया, राइट। एंड उसके ऊपर सिंप्लीफाइड केवाईसी नॉर्म्स एप्लीकेबल रहते हैं। पहले आपका अकाउंट 12 महीने के लिए अवेलेबल रहता है, एंड उसके बाद आप ओवीडी को अप्लाई करने का प्रूफ देकर के लिए 12 महीने फिर से इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। यानी कि 12 महीने के लिए पहले एक्टिव रहा, प्लस ओवीडी प्रूफ दे दिया। ओवीडी प्रूफ देने से क्या होएगा, 12 महीने आपको और मिल जाएंगे, यानी कि टोटल 24 महीने के लिए आपका ये एप्लीकेबल रहेगा, अकाउंट अवेलेबल रहेगा, राइट। एंड इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, लाइक रिस्ट्रिक्शन किस चीज से रिलेटेड है कि एग्रीगेट जो विड्रॉल आप कर सकते हो, वो बेसिकली आप 10,000 तक का ही विड्रॉल मैक्सिमम इसमें से कर सकते हो। एंड जो एग्रीगेट आपका क्रेडिट होगा पूरे के पूरे साल में, वो 3 लाख, वो आपका 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। आपका ओवरऑल बैलेंस जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस इन दैट, राइट। सो ऑप्शन जो बी है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट पॉइंट, बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 42। इट सेज a subscriber to the Atal Pension Yojana, Mr. Narendra Modi, passes away at 62 and his wife, Mrs. Jashoda Ben, starts receiving the स्पाउसल पेंशन, राइट। तो एक सब्सक्राइबर है, वो 62 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है उनकी, तो उनकी वाइफ को पेंशन अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली शी आल्सो passes away after few years. The couple had nominated their son, Mr. Prahlad Modi, right, at the time of enrollment. What amount is a nominee entitled to receive upon the death of both the subscribers? तो उनको कौन सा अमाउंट मिलेगा? तो नॉमिनी को मिलता है लमसम अमाउंट। कौन सा अमाउंट मिलता है? लमसम अमाउंट मिलता है, जो एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ कॉर्पस होता है ना, वो मिल जाता है, जो सब्सक्राइबर ने जमा किया था जब उनकी उम्र 60 साल की हो गई थी तब, राइट, वो अमाउंट मिलता है। ऑप्शन 8 सेज द नॉमिनी विल कंटिन्यू टू रिसीव द मंथली पेंशन। नो, नॉमिनी को पेंशन नहीं मिलती। द नॉमिनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ कॉर्पस एज इट एग्जिस्टेड when the subscriber attained the age of 60. Absolutely true. तो सब्सक्राइबर की एज 60 साल की जब हुई थी, यानी कि नरेंद्र मोदी की जब एज 60 साल की हुई थी, तब तक जो पैसा जुड़ गया था, उनका लमसम अमाउंट बन गया था, वो अमाउंट उनके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस सिनेरियो बिफोर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। It's the question number 46. It says a student, Mr. Amit Shah, is applying for an education loan of rupees 6 lakhs for a course in India. As per the Indians Bank Association Model Education Loan Scheme, what is a typical requirement regarding the margin money for this loan amount? तो क्या मार्जिन मनी चाहिए रहेगी मिस्टर अमित शाह जी को, जिन्होंने 6 लाख रुपए का एक एजुकेशन लोन लिया है इंडिया में पढ़ाई करने के लिए? तो मार्जिन मनी क्या देनी पड़ेगी? So it says no margin money is required for the loan amount below rupees 7.5 lakh collateral free limit. A margin of 5% of for the total course fee must be brought in by the student. A compulsory margin of 15% is required. Your student must deposit 10% of the loan amount as a fixed deposit with the bank. What is the answer? See, जो लोन आपके 4 लाख तक के होते हैं उसमें कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए। So simply it says loan up to rupees 4 lakh, no margin money is required. कोई भी मार्जिन मनी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। एंड अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो, राइट, इफ स्टडिंग इन इंडिया एंड लोन अमाउंट जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 4 लाख, तो इंडिया में पढ़ रहे हो तो मार्जिन कितना चाहिए? 5% का मार्जिन चाहिए, 5% मार्जिन। और अगर आप अब्रॉड में पढ़ रहे हो, अगर आप अब्रॉड में पढ़ रहे हो, राइट, मार्जिन जो चाहिए रहेगा वो 15% का चाहिए रहेगा। 15% margin is required in that scenario as per the IBA scheme. अब इस केस में भी अगर हम देखें तो लोन जो 4 लाख से ज्यादा है और इंडिया में पढ़ रहे हैं तो 5% का मार्जिन रहेगा, ठीक है। एंड 5% का मार्जिन जो रहेगा वो पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, यानी कि 6 लाख के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। सो इट इज 30,000 रुपीज। ये 30,000 रुपीज ये बोरोर कंट्रीब्यूशन है। दिस इज द बोरोर कंट्रीब्यूशन, यानी कि मार्जिन है जो बोरोर को जमा करवाना पड़ेगा, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। सो इट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मार्जिन ऑफ 5%, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। A disabled person wishes to avail a loan under the DRI scheme.
डिसेबल्ड पर्सन है जो कि लोन लेना चाहते हैं अंडर द डीआरआई स्कीम टू परचेज एन आर्टिफिशियल लिम्ब, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट दे कैन अवेल फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। देखो डीआरआई लोन के तहत एक स्पेसिफिक लोन दिया जाता है इन एडिशन टू द अमाउंट विच इज गिवन एज सच, राइट। यानी कि डीआरआई में जो लोन एज सच दिया जाता है उसके अलावा आप अलग से पैसे दे सकते हैं फॉर द लिम्ब परचेज। कोई व्हील चेयर परचेज करनी है, कोई लिम्ब लगवाना है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसा अलग से मिल सकता है ओवर एंड अबव, कह रहा हूं मैं, ओवर एंड अबव जो अमाउंट मिलता है, राइट। सो द लिमिट इज सेम एज द जनरल लिमिट ऑफ 15,000। द मैक्सिमम लोन अमाउंट इज 10,000। A higher loan amount of up to rupees 25,000 can be sanctioned exclusively for purchasing the aids and appliances. The maximum loan for purchasing the artificial limbs or aids for disabled person is rupees 5,000, which is specific sublimit within the scheme. तो ये स्पेसिफिक सब लिमिट है, ठीक है। यानी कि जो जनरल लोन लिमिट है डीआरआई स्कीम की वो 15,000 रुपए की है, प्रोडक्टिव पर्पज के लिए है, राइट। लेकिन एक स्पेसिफिक सब लिमिट बनाई गई है सर्टेन एक्टिविटीज के लिए, लाइक कोई फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन है, वो आर्टिफिशियल लिम्ब परचेज करना चाहते हैं, हेयरिंग एड्स लेना चाहते हैं, या लेट्स से व्हील चेयर लेना चाहते हैं, तो मैक्सिमम लोन जो सैंक्शन किया जाता है स्पेसिफिकली उसकी कैपिंग करिए 5,000 रुपए की, राइट। तो ऑप्शन जो डी है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 related to PMJDY. The success of PMJDY is heavily reliant on the bank mitras or business correspondents who provide last mile banking service in remote areas. What is minimum monthly remuneration structure that has been recommended to make a BC model more viable and ensure their continued service? तो मिनिमम जो रेमुनरेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है फॉर द बीसी मॉडल, राइट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए, दैट वी नीड टू आंसर। बीसीज आर पेड सॉलिडली ऑन अ कमीशन बेसिस। देखो प्योरली कमीशन जो बेसिस मॉडल है वो पहले आया गया था, लेकिन वो अनसस्टेनेबल था, स्पेशली खास करके जहां पर लो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स है वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। ऑप्शन बी, अ फिक्स्ड मंथली रिमुनरेशन ऑफ रुपीज 10,000 इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शंस, ऐसा भी नहीं है। देखो फिक्स्ड कंपोनेंट जो है वो रिकमेंड किया गया है, अमाउंट लेकिन 10,000 रुपए का नहीं है, अमाउंट इज ऑफ नॉट ऑफ रुपीज 10,000, तो ये भी करेक्ट नहीं है। मिनिमम फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ रुपीज 5,000 पर मंथ सप्लीमेंटेड बाय वेरिएबल कमीशन बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही है। तो रेमुनरेशन जो प्रपोज किया गया एक्सप्लिसिटली वो कहता है कि 5,000 रुपए तो कम से कम दिए ही जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से दिए जाएंगे। So option C is the correct answer. Question number 49. The enrollment and premium payment of for PMSBY are designed to be automatically and seamless for the account holder. What is the designated enrollment period during which new members can join or renew for full year cover? And what is the default mode of premium payment? एंड डिफॉल्ट मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट क्या रहने वाला है, डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड क्या रहने वाला है जिसके दौरान पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं पूरे के पूरे साल के लिए, डेट वी नीड टू आंसर। द एनरोलमेंट पीरियड इज फ्रॉम अप्रैल 1 टू 31 मई, कि अप्रैल 1 से 31 मई के बीच में आ सकते हो हर एक साल पीएमएसपीवाई से रिलेटेड, विद प्रीमियम बीइंग पेड वाया ऑटो डेबिट फ्रॉम द लिंक्ड सेविंग अकाउंट। सी पीएमएसपीवाई पॉलिसी जो है वो एक साल के लिए चलती है फ्रॉम जून 1 टू 31 मई ऑफ नेक्स्ट ईयर। एंड जो डेजिग्नेटेड पीरियड है ना एनरोलमेंट का या रिन्यूअल का, वो बेसिकली आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है और 31 मई तक चलता है। और जो ऑटो डेबिट होता है मोस्ट प्रोबेबली वो होने वाला है विद इन द 25th ऑफ मई टू 31st ऑफ मई, राइट। लेकिन जरूरी है सभी के लिए ऐसा होता है, अगर अकाउंट में बैलेंस है तो पहले भी ऑटो डेबिट होता है, मल्टीपल टाइम्स पर ये चीज चलती है, स्टार्ट हो जाती है 1 अप्रैल से, राइट। तो ये बेसिकली रिन्यूअल को हैसल फ्री कर देती है, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा। सो इंश्योरेंस कवर इस हिसाब से चलता है, एंड फर्दर जो आपका टाइम पीरियड चलता है डिफॉल्ट मोड होता है वो ऑटो डेबिट के हिसाब से होता है। सो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है यहाँ पर दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 50th, it's related to SRMS. Besides loan and cash assistance, SRMS places a strong emphasis on empowering the beneficiaries with skills. What is the provision under the scheme for a manual scavenger of their dependent or their dependent who undergoes skill development training, and what is the duration for which the support is provided? तो क्या सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है एंड व्हाट इज बीइंग गिवन टू स्कैवेंजर या फिर उनके डिपेंडेंट्स को, दैट वी नीड टू आंसर। सी जो स्किल डेवलपमेंट कंपोनेंट है ना एसआरएमएस का, वो काफी ज्यादा क्रूशियल है कि ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाए एक मैनुअल स्कैवेंजर को या उनके डिपेंडेंट को। एंड एक
ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है मैनुअल स्कैवेंजर के पर्सन को, एक फैमिली में से एक पर्सन को या उनके डिपेंडेंट्स को दी जा सकती है। एंड ट्रेनिंग के दौरान एक मंथली स्टाइफन भी मिलता है उनको। एंड ये मंथली स्टाइफन जो दिया जाता है ना, उनको 3,000 रुपए का मंथली स्टाइफन पे किया जाता है बेनिफिशियरी को, राइट। एंड जो सपोर्ट की जाती है इट्स बेसिकली अवेलेबल ड्यूरिंग द इंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट, जो कि 2 साल तक की ट्रेनिंग हो सकती है। एंड ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो पूरी ट्रेनिंग के दौरान, जो कि 2 साल तक चल सकती है, एक स्टाइफन दिया जाता है। स्टाइफन ऑफ ₹500 इज गिवन, नो। द स्कीम pays the entire training fee to the institution, but no stipend. Stipend is being paid. A monthly stipend of ₹3,000 is paid to the beneficiary for the entire duration of the training program, which can be up to 2 years. Absolutely correct. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है that is a correct answer है। Now it's question number 52. PMEGP scheme explicitly prohibits setting up certain types of activities to ensure that the funds are used for generally development and socially acceptable enterprises. पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, वो कहता है कि ऐसी चीजों में पैसा नहीं लगाना जिससे सोशली वेलफेयर ना हो, ऐसी चीजों में लगाना है जिससे सोसाइटी भी सही बनी रहे हमारी। तो कौन सी नेगेटिव लिस्ट है उससे रिलेटेड, राइट। तो कौन सी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स वुड बी इनएलिजिबल, कि इनएलिजिबल होंगे फॉर फाइनेंसिंग अंडर द नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट कौन कौन सी है? जो बिजनेसेस आपके, मैंने आपको बताया था, स्लोटरिंग से रिलेटेड है, मीट से रिलेटेड है, या इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड है, लेट से बीड़ी पान सिगरेट से रिलेटेड है, या लेट से जहां पर टोबैको प्रोडक्शन की बात की जा रही है, या जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स या प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स से रिलेटेड है, लाइक टी कॉफी रबर एक्सेट्रा से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर आप लेट से सेरिकल्चर कर रहे हो, हॉरिकल्चर कर रहे हो, वो भी यहाँ पर एक्टिव लिस्ट में शामिल है। इवन इफ यू रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री, राइट, तो भी वो शामिल नहीं है। अगर आप पॉलिथीन कैरी बैग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो भी इसमें अलाउड नहीं है। कैरी बैग बना रहे हो, कंटेनर बना रहे हो रिसाइकल्ड प्लास्टिक के, वो भी इसमें अलाउड नहीं है। एंड रूरल ट्रांसपोर्ट भी इसमें अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट द केस ऑफ स्पेसिफिक एरियाज लाइक ऑटो रिक्शा, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा, वहां पर अलाउड है एक्सेप्शन, अदरवाइज अलाउड नहीं है, राइट। सो अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें, और प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, तो ये तो अलाउड है, दिस इज अलाउड, राइट। A rural transport service being a using a single passenger vehicle, तो रूरल वाला जो पॉइंट है ना, ट्रांसपोर्ट जनरली वो बेसिकली परमिसिबल सर्विस एक्टिविटी है, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस है उसमें, अदरवाइज वो अलाउड है। जो रूरल ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, ठीक है, वो कुछ एक स्पेसिफाइड एरियाज में अलाउड नहीं है, लाइक अदरवाइज वो रूरल ट्रांसपोर्ट जो है वो अलाउड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। अ प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक कैरी बैग्स ऑफ लेस देन 75 माइक्रोन थिकनेस। देखो, पीएमईजीपी स्कीम में ना नेगेटिव लिस्ट में ये चीज शामिल की गई है कि आप प्लास्टिक बैग्स जहां पर आपकी थिकनेस जो है प्लास्टिक बैग की 75 माइक्रोन से कम है, वो बैंड है, जो कि काफी पार्ट्स में बैंड भी है कंट्री में इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के हिसाब से, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो अमेंडमेंट रूल्स है 2021 के, उनके हिसाब से, तो वहां पर वो अलाउड नहीं है, राइट। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, स्मॉल स्केल हॉस्टल जो होटल है वो अलाउड है, यस अलाउड है। तो मेजरली इफ वी टॉक अबाउट, तो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो लेट्स से कोई मीट से रिलेटेड बिजनेस है, वो अलाउड नहीं है, नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगर होरिकल्चर सेरिकल्चर से रिलेटेड है, राइट, वो भी अलाउड नहीं है। प्लांट कल्टीवेशन से रिलेटेड है, वो भी अलाउड नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री से अलाउड नहीं है, राइट। तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली नॉट अलाउड ओवर देयर, राइट। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54, An individual, Mr. Rahul Gandhi, aged 30, joins APY. वो APY को join करते हैं and opts for a rupees 1,000 pension. After 5 years, at age 35, his income increases, and further he wishes to upgrade his pension plan to maximum of available slab of rupees 5,000. What is the provision under the APY scheme to accommodate such a request? तो पहले उन्होंने पेंशन जो अवेल करी थी वो 1,000 की अवेल करी थी। 5 साल के बाद उनकी जो इनकम है वो बढ़ चुकी है, तो डेफिनेटली ज्यादा वाले स्लैब में जाना चाहते हैं। So subscribers can upgrade or downgrade their pension amount at any time by submitting a simple request at their bank branch. Is it so? देखो, चेंज जो है वो किसी भी टाइम पर परमिसिबल नहीं है, एक स्पेसिफिक विंडो होती है, देयर इज अ स्पेसिफिक विंडो फॉर द सेम, राइट। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी, द पेंशन अमाउंट इज लॉक्ड एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द टेन्योर, तो ऐसा भी नहीं है। स्कीम एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है एंड चेंजेस भी अलाउ करती है। ऑप्शन सी, subscribers are permitted to change the pension amount either to a higher or lower slab once in a year
टिपिकली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो क्या ये चीज अलाउड है? यस। अटल पेंशन योजना जो है उसे फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। एंड रूल बेसिकली परमिट करते हैं कि भाई आप मंथली पेंशन जो अमाउंट चूज करो उसको कम ज्यादा कर सकते हो। एंड ये फैसिलिटी साल में एक बार अवेलेबल रहेगी फाइनेंशियल ईयर में। सब्सक्राइबर जो है वो अपनी ब्रांच पर जाए एंड टिपिकली लेट्स से इन द मंथ ऑफ द अप्रैल, एंड वो एक रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे कि उनको पेंशन स्लैब को अपना चेंज करना है। एंड जो मंथली कंट्रीब्यूशन है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रेस्ट ऑफ द टर्म जो कि अवेलेबल रहेगी नई स्लैब के हिसाब से एंड सब्सक्राइबर की एज के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। डेट विल बी डन, राइट। तो आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। तो इस केस में भी अगर देखें हम तो डेफिनेटली दिस इज अलाउड कि पर्सन को अलाउ किया गया कि वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। The DRA scheme is having a provision to finance the construction of houses for eligible beneficiaries. What is the maximum loan amount that can be sanctioned under the scheme for housing? तो स्कीम के लिए कितना दे सकते हैं लोन हाउसिंग के लिए डीआरआई के अंदर? इट इज ₹20,000। देखो डीआरआई की गाइडलाइन एक डेडिकेटेड सेक्शन है हाउसिंग फाइनेंस के लिए, वीकर सेक्शन के लिए खास करके, जहां का पर स्कीम कहते हैं कि 20,000 रुपए पर बेनिफिशियरी के लिए आप दो लोन दे सकते हो एक मॉडेस्ट हाउस बनाने के लिए। क्रूशियल कंडीशन ये है हाउसिंग लोन के लिए कि बेनिफिशियरी का खुद का जमीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शुड नॉट ओन द लैंड देमसेल्व्स, इंस्टेड जो लैंड है लेट्स से उनको अलॉट की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर वो एक मेंबर है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, राइट। इस चीज से बेसिकली क्या है कि लैंडलेस जो पुअर होते हैं उनको टारगेट किया गया स्कीम के तहत, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन बी, that a maximum of ₹20,000 per beneficiary can be sanctioned provided the land is allotted by the government or the beneficiary is member of the housing cooperative. So option B is the correct answer here. So that will be all related to this video. I hope that you must have understood the concepts. And fourth video रहेगी जिसमें तीन schemes हम cover करेंगे, NULM, NRLM and PMAY. ये तीनों schemes को हम cover करेंगे and let's say we'll be covering it in one or two parts, right? So that will be the case. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.